खट्टर साहब का तो चेक बाउंस हो चुका है। सही कह रहा हूं क्या? खट्टर साहब का तो चेक बाउंस हो गया है। अब आप डीडी जो है डीडी जमा कराओ। डीडी मतलब दीपेंद्र और दिव्यांशु आप जमा कराओ। केवल इंजन बोलते थे, डिब्बे बचे नहीं। और यहाँ पर 750 किसानों की जान गई, लेकिन आंसू पहुंचने के लिए कोई नहीं आया। हिसार में गए तो एक माता बहन ने कहा कि बेरोजगारी बहुत होगी, एक फैक्ट्री लगवाने का काम करो। रोते हुए एक माता बहन ने कहा, खट्टर साहब का जवाब था, इसको चंद्रयान क्या है, चंद्रयान पे बिठाकर इसको चांद भेज दो। घमंड इतना कह रहे 400 पार का नारा है, इसीलिए कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। मैं बीजेपी वालों को चुनौती देता हूं, बाबा साहब के संविधान पे तो हम आंच में नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो आपके घमंड को तोड़ेंगे। अगर टीके में कोई कमी नहीं थी तो आपने चंदा क्यों लिया? और अगर टीके में कमी थी तो हमारे टीका क्यों लुआया? करनाल की खबर दूर दूर तक आ रही थी कि करनाल की जनता ने बड़ा दिल दिखाकर और बड़ा फैसला जनता देने वाली है। मैं आज देखने आया था घरौंडा में और मैंने आपको की संख्या और आपकी भावना मैंने यहाँ पे देखी। मेरे को भी विश्वास हो गया करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा जीतने। क्योंकि मैं समझता हूं कि आज हरियाणा ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए। आज सुबह एक पत्रकार साथी पूछ रहा था मुझे करनाल में, जब मनोज वधवा जी को हम ज्वाइन करा रहे थे, कह रहे रोहतक का क्या हाल है? मैं कह रोहतक एक तरफा जीत रहे, तभी आपके बीच में मैं अपना चुनाव छोड़ के आज बदलाव की तरफ 10 की 10 सीट करनाल ही नहीं 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन हरियाणा के अंदर जीतने जा रहा है। और बदलाव की तरफ कदम इसलिए बढ़ाए क्योंकि बीजेपी की सरकार 10 साल, ये खट्टर सरकार, डबल इंजन सरकार, ऊपर नीचे डबल इंजन, बीजेपी जेजेपी डबल इंजन। ये डबल इंजन की सरकार में केवल इंजन बोलते थे, डिब्बे बचे नहीं। ये सरकार ऐसी विफल सरकार साबित हुई। हरियाणा प्रदेश जो विकास, खुशहाली, उन्नति, सुख, चैन, शांति का प्रतीक था, आज वो हरियाणा 10 साल की इस बीजेपी सरकार के बाद देश में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशा, हर वर्ग पर अत्याचार, हर वर्ग पर लाठीचार्ज, हर वर्ग को सड़क पर आकर आंदोलन करने का प्रतीक बनाने का काम इस सरकार ने किया। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, ना सरकारी नौकरी खत्म कर दी इन्होंने और निजी कोई बड़ी इंडस्ट्री हरियाणा के अंदर आई नहीं 10 साल। आज देश में सबसे ज्यादा महंगाई की मार हरियाणा पर, दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, अब नशे की बढ़ोतरी में नंबर 1 हरियाणा हो गया। अपराध दर हरियाणा में बढ़ गया। नौजवानों को आज इतनी बड़ी बेरोजगारी का सामना हरियाणा में करना पड़ रहा है, कहीं नशे की तरफ, कहीं अपराध की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ और कहीं विदेश में पलायन की तरफ। हरियाणा में अच्छा भविष्य कोई नौजवान अपना हरियाणा में नहीं देख पा रहा। अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन को आज हरियाणा का नौजवान मजबूर हो रहा है। ऐसी स्थिति बना दी इन्होंने। गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी। हमारे समय 3,92,000 एससी समाज, बैकवर्ड समाज, गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे, प्लॉट की स्कीम बंद। मकान मिले थे 2.5 लाख मकान की स्कीम लगभग बंद। किसी गांव में एक आधा कोई मकान आया तो आया, नहीं तो गरीब का कोई मकान किसी गांव में सरकार में आया नहीं। गरीब की स्कीम्स बंद कर दी। किसान पर इतना अत्याचार कि देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक ऐसी भी सरकार थी जिस सरकार के दौरान एक आंदोलन में 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली। एक सरकार ने 750 किसान की जान की कुर्बानी, और उसके बावजूद एक शब्द सहानुभूति का भाजपा के किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री खट्टर साहब के मुख से एक शब्द नहीं निकला कि हम इनकी बात तो नहीं मानते किसानों की, लेकिन हमें दुख है किसी का घर उजड़ गया, किसी का घर का चिराग बंद हो गया।
इतना अहंकार, इतना घमंड कि सहानुभूति का दो शब्द नहीं। कोई छोटे मोटा धरना हो कोई डीसी ऑफिस के आगे और उस पर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो शासन प्रशासन में हड़कंप आ जाता है, डीसी वहीं पहुंच जाता है कि किसी की तबीयत खराब हुई। और यहाँ पर 750 किसानों की जान गई लेकिन आंसू पहुँचने के लिए कोई नहीं आया। ऐसी सरकार, हर वर्ग पे लाठीचार्ज, किसान गए उन पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए उन पे लाठीचार्ज, सरपंच अपनी मांग बनवाने गए सरपंचों पे लाठीचार्ज, आंगनवाड़ी आशा वर्कर गई उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूरों पे, ग्रामीण चौकीदारों पे, सफाई कर्मचारियों पे लाठीचार्ज का रिकॉर्ड अगर बना तो हरियाणा में बना। पिछले 10 साल के अंदर लाठीचार्ज का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनवाया और सरकार के घमंड का रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया। हर वर्ग की अनदेखी। 9.5 साल तक तो खट्टर साहब चंडीगढ़ से बाहर निकले नहीं, किसी गांव में गए नहीं। आज इस लोकसभा क्षेत्र को अपना लोकसभा क्षेत्र बताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके गांव में कितनी बार आए 10 साल में? किसी गांव में गए नहीं। किस हल्के में कितनी बार? आखिर में जब 2-4 महीने बचे तब जनसंवाद के नाम से निकले। जब पता चला कि जमीन खिसक गई तब निकले हरियाणा में जनसंवाद के नाम से। और जनसंवाद था कि जन अपमान। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने घमंड में होंगे। सिरसा में जब गए तो एक हमारी माता बहन ने कहा कि मेरा 21 साल का बच्चा नशे से चला गया, बीजेपी वाले नशा बिकवाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ। तो खट्टर साहब के जवाब था कि किसी ने सिखा के भेजा है, इसको उठा के बाहर फेंको। हिसार में गए तो एक माता बहन ने कहा कि बेरोजगारी बहुत होगी, एक फैक्ट्री लगवाने का काम करो। रोते हुए एक माता बहन ने कहा, खट्टर साहब का जवाब था इसको चंद्रयान क्या है, चंद्रयान पे बिठाकर इसको चांद भेज दो। आपने सुना। जब करनाल में आए तो ये कहा कि ये जो ब्लैक कैट कमांडो है ये ऐसे ही नहीं है, धक्के मारने के लिए अगर शोर मचाओगे तो धक्के मार के आपको बाहर करने का काम करेंगे। करनाल में ये कहा। हमारी भी सरकार रही, हरियाणा में कांग्रेस की भी 10 साल सरकार रही। लोगों के लिए हमने धक्के तो खाए होंगे, ब्लैक कमांडो तो दूर की बात है, किसी को धक्का तो दूर है, उंगली भी किसी को लगाने का काम नहीं किया। ऐसा क्या अहंकार, ऐसा क्या अहंकार कि 10 साल तक आप जनता में निकले नहीं। और उसके बाद हर वर्ग की अनदेखी, हर वर्ग का इतना आपकी नाराजगी आपको मोल लेनी पड़ी। और जब पूरा प्रदेश नाराज हो गया, पूरे प्रदेश ने मन बना लिया कि इस सरकार ने भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, अब हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाने के लिए बदलाव जरूरी है। तो बीजेपी ने क्या किया? चुनाव के बीचों बीच मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया और उप मुख्यमंत्री की तो छुट्टी करा के उसको छुट्टी करा दी उसकी। तो मुख्यमंत्री भी बदल दिया, उप मुख्यमंत्री भी बदल दिया कि नहीं बदल दिया? चुनाव के बीचों बीच 10 साल जिस सेनापति से आपने हरियाणा का इतना नुकसान कराया कि इतना नुकसान हो गया हरियाणा का, आज जब युद्ध की बारी आई तो आपने युद्ध शुरू होते ही उस सेनापति को की जगह दूसरा सेनापति बिठा दिया। अरे बीजेपी वालों, अब आप क्या मुख्यमंत्री बदलोगे, अब आप क्या उप मुख्यमंत्री बदलोगे? अब तो इलेक्शन शुरू हो चुका है, चुनाव, ये तो जनता है, जनता ही सरकार बदलने का काम करेगी आपका। अब तो जनता सरकार बदलेगी। जनता ने मन बना लिया, इन्होंने बदल दिए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदल दिए, लेकिन लोगों की भावना नहीं बदल पाए हरियाणा में। और यही कारण है हर रोज भाजपा से छिटक के जो ईमानदार लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में प्रदेश के कोने कोने में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा 3 दिन पहले 3 विधायक, जिसमें नीलोखेड़ी से हमारे विधायक, पुंडरी से विधायक और दादरी से विधायक भाजपा से समर्थन वापस लेके उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया चुनाव के बीचों बीच में। आप अंदाजा लगा सकते हो प्रदेश की हवा किस तरह बह रही है। और ये अब चुनाव, ये सरकार अल्पमत की सरकार हो गई है। जब इनका गठबंधन टूटा, हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, उसके बाद गवर्नर साहब को इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी, 48 विधायकों की। आज उन 48 विधायकों में से 2 विधायक चुनाव लड़ रहे इस्तीफा देके, खट्टर साहब और रंजीत चौटाला। 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया, 43 विधायक इनके बचे। ये अल्पमत की सरकार है। आज हम मांग करना चाहते हैं गरोंडा से, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा के हरियाणा में निष्पक्षता से चुनाव कराया जाए। इनके पास संख्या नहीं है, इनके पास सरकार चलाने के लिए संख्या नहीं है।
मगर ये तकनीकी कारण बता रहे हैं कि अभी अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के बीच में नहीं आ सकता। चुनाव में तो हफ्ता 10 दिन बचे हैं, 4 को गिनती आ जाएगी, 5 को पता चल जाएगा किसके पाले में कितने विधायक हैं, फिर कितनी लंबी आप सरकार चलाओगे। जनता के आप कह रहे हो अभी बीच में अविश्वास प्रस्ताव नहीं कर सकते चुनाव में। अगर विधानसभा में नहीं हम रख पाएंगे अविश्वास प्रस्ताव तो हम जनता के सामने अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ पारित है तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कि अविश्वास प्रस्ताव पारित है। आज देश करनाल लोकसभा की तरफ देख रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस हाईकमान का। कांग्रेस आला कमान ने एक ऐसे नौजवान को यहां से उतारा है, मेरे एक ऐसे साथी को जिसकी पहचान केवल उसकी मेहनत से बनी, एक ऐसे गरीब घर का नौजवान जिसके पास आपके बीच में बताने को ये नहीं है कि मेरे पीछे कितनी संपत्ति है या कितनी धन दौलत है, मेरे परिवार में कोई सरपंच या पंच भी रहा था कि नहीं रहा था, कुछ नहीं आपके बीच में बता सकता। वो ये बता सकता है कि 31 साल की उम्र में उसने अपनी मेहनत से हरियाणा में एक अपना नाम कमाया, अपनी पहचान बनाई है। ऐसे नौजवान को आपको बीच में मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस आला कमान को कि एक ऐसे मेरे साथी को, जिस साथी ने हर कदम पे मेरा साथ दिया, हर संघर्ष में मेरा साथ दिया है, एक ऐसे नौजवान को आपके बीच में भेजा है। जब पहली बार इसकी टिकट हुई तो बीजेपी वालों ने कहा कि इतनी छोटी उम्र के कैंडिडेट आ गए, इतने नौजवान कैंडिडेट आ गए। मैं बताना चाहता हूं भाजपा वालों को, मैं भी पहली बार जब लड़ा था मैं 26 साल का ही था। और इसमें उम्र क्या करेगी जब संविधान 25 साल से बड़े की उम्र को इजाजत देता है चुनाव लड़ने का। और इन्होंने अपनी मेहनत से एक गरीब घर से उठकर चंडीगढ़ गए थे पंजाब विश्वविद्यालय में, वहाँ इतने हजारों बच्चे पढ़ने आते थे पूरे देश से। वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के ये अध्यक्ष अपनी मेहनत से बने। हरियाणा के NSUI के उसके बाद अध्यक्ष चुनाव होता है, उसमें अपनी मेहनत से बने। और हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, हरियाणा में एक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, एक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, वो अपनी मेहनत से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए। यही इसकी पहचान है। और लगातार संघर्ष किया, बेरोजगारी के मामले में संघर्ष किया, विदेश में पलायन के मामले में संघर्ष किया, बार बार आंदोलन किए, संघर्ष किया। उसके मामले में इन पे मुकदमे भी बनवाने का काम इस सरकार ने किया, लेकिन इन्होंने कदम पीछे नहीं हटाया। इस तानाशाही सरकार से बिना धन दौलत संपत्ति के एक गरीब घर के लड़के ने एक संघर्ष किया, ये इसकी पहचान है और इसकी कोई पहचान नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, खट्टर साहब का तो चेक बाउंस हो चुका है। सही कह रहा हूं क्या? खट्टर साहब का तो चेक बाउंस हो गया है। अब आप डीडी जो है डीडी जमा कराओ। डीडी मतलब दीपेंद्र और दिव्यांशु आप जमा कराओ। ये प्रस्ताव पारित है तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ ये प्रस्ताव पारित है। अब नौजवानों को आगे आने का समय आ गया है। अब नौजवानों को आगे आके, और मैं समझता हूँ करनाल की सेवा करने का समय आ गया है। सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, आज बदलाव का मन पूरे प्रदेश ने बना लिया। और सरकार बनते ही हम कुछ फैसले हरियाणा खुशहाली की तरफ लेके जाने के लिए पहली कलम से करेंगे। सबसे पहला फैसला, बड़े बुजुर्गों की देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन हम करने का काम करेंगे। हमारी महिलाओं के लिए, माता और बहनों के लिए एक घर में एक माता बहन का महालक्ष्मी योजना, देश में अपने तरह की पहली योजना। बुढ़ापा पेंशन से अलग अपने घर में एक माता बहन को 8500 की पेंशन बनवाने का काम करेंगे, ताकि बीजेपी की महंगाई से कुछ राहत मिल सके। इसके साथ साथ किसान को MSP की गारंटी, जिस पे किसान ने आंदोलन किया, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली माफ करने का काम करेंगे। नौजवानों के लिए 2 लाख सरकारी नौकरी जो बीजेपी ने खत्म कर दी, उन सरकारी नौकरियों को दोबारा से
उन पदों को बहाल करते हुए सरकारी नौकरी पे पक्की भर्ती, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख पदों पे नौजवानों को लगाकर हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम करेंगे, ताकि किसी को विदेश में अगर जाना पड़े तो अपनी मर्जी से जाए, लेकिन मजबूरी से ना जाए। हरियाणा के अंदर नौजवानों को रोजगार मिले। हरियाणा को दोबारा से विकास की पटरी पे लाएंगे, विकास का पहिया फिर घूमेगा। एससी समाज के हमारे भाइयों के लिए, बैकवर्ड समाज के और छत्तीस बिरादी गरीब परिवारों के लिए 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू करेंगे और इंदिरा आवास योजना में जिस भी परिवार को घर की जरूरत है 3.5 लाख की आर्थिक सहायता दिलवाकर 2 कमरे के मकान की सहायता दिलवाएंगे। हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए और खुशहाली की तरफ लेके जाने के लिए हम ये काम करेंगे। उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए, वो आशीर्वाद लोकसभा में चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत कुछ है इस लड़ाई में। खट्टर साहब जो लड़ रहे हैं, खट्टर साहब जो लड़ रहे हैं, उनके पास उनके पीछे 2 सरकारें हैं। दिल्ली की भी सरकार उनके साथ है, चंडीगढ़ की भी सरकार अल्पमत में जरूर है लेकिन उनके साथ है। उनके पास मीडिया भी है, मीडिया का भी आपको पता है आज के दिन सरकार की जेब में मीडिया है। उनके पास सत्ता बल भी है, मीडिया बल भी है और पैसा इतना इकट्ठा कर लिया। बीजेपी ने इतना चंदा ले लिया जिसका कोई देश में कोई हिसाब ही नहीं, इतना चंदा ले लिया। बीजेपी ने तो नारा बना लिया। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब निकलवाया तो कितना चंदा निकला। बीजेपी का तो नारा ये निकला, जो देगा बीजेपी को चंदा उसको देगी बीजेपी धंधा, और जो नहीं देगा चंदा उसको मारेगी ईडी का डंडा। आपने देखा दो तानाशाही ऐसी, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, 2 मुख्यमंत्रियों को, इतनी तानाशाही देश में 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम इन्होंने किया। हम भी इनके निशाने पे हैं, आ जाए बीजेपी, हमें डर नहीं लगता। लेकिन 2 आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, और घमंड इतना कह रहे 400 पार का नारा है इसीलिए कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। मैं बीजेपी वालों को चुनौती देता हूं, बाबा साहब के संविधान पे तो हम आंच भी नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो आपके घमंड को तोड़ेंगे। इतना घमंड, तो भाई इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास सत्ता भी है, 2 सरकारें हैं, मीडिया भी है, पैसा चंदा इतना ले लिया कि कोरोना के टीका लगाने वाली कंपनी से, आपने देखा होगा टीका लगाने वाली कंपनी से, एक मेरे को बात बताओ, पहले टीका किस किस ने लगवाया था, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ ना भाई। टीका नहीं, मैंने भी लुआ लिया था, पहले मैं नहीं लुआऊं था, पहले लुआऊं नहीं था, लेकिन फिर पापा मम्मी ने जब घनी जीत गर्दी पे मना चलो लगवाएंगे। तो मगर टीका लुआने वाली कंपनी से ये नहीं पता था मुझे कि उससे बीजेपी ने 450 करोड़ का चंदा ले रखा है, वो तो बाद में पता चला। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर टीके में कोई कमी नहीं थी तो आपने चंदा क्यों लिया, और अगर टीके में कमी थी तो मारे टीका क्यों लुआया? और बहुतों की तो तबीयत भी खराब उसके बाद चल रही है। भाई बताओ भाई चल रही है कि नहीं चल रही, बताओ साथी, बताओ। मेरी भी चल रही है भाई, कईयों की चल रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि भाई ऐसी, तो भाई इनके पास, मैं ये कहना चाहता था, इनके पास सरकारें भी हैं, मीडिया भी है, पैसा भी है छुट्टी का। दिव्यांशु के पास लड़ने के लिए आपके आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं है, इसमें कमी मत छोड़ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये केवल आपके आशीर्वाद पे और आपके हौसले पे लड़ रहा है। हम आपके आशीर्वाद पे लड़ रहे हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है। उस आशीर्वाद में भाई हमको इस आशीर्वाद देने में कोई कमी तो नहीं छोड़ोगे? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, कोई कमी नहीं छोड़ो। ये इलेक्शन आपका अपना इलेक्शन है, ये इलेक्शन आपको संभालना पड़ेगा, ये आपका अपना इलेक्शन है। इस इलेक्शन को आपको संभालना है, संभालोगे भाई ये इलेक्शन? हाथ खड़ा करके